हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 11th मार्च है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज हम इथोपिया, डे लाइट सेविंग टाइम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड ऑर्डिनरी बिल में क्या सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस क्या है, एंड जो 10 फर्स्ट चीज़ें हो रही हैं इन द 17th लोकसभा पोल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑब्वियसली आपको जैसे पता ही है कि यूपीएससी प्रीलिम 2019 के लिए हमारा क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है एंड इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं, एंड 10,000 का आपको दोनों का कॉम्बो भी मिल जाएगा। मोरोवर आज से हमने जो इंडिविजुअल टेस्ट हैं वो भी लाइव कर दिए हैं, तो अगर आप इंडिविजुअली कोई टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ वालों को वो टेस्ट कलेक्टिवली मिल रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप एक कोई टेस्ट देकर चेक करना चाहते हैं कि क्वालिटी कैसी है या ऐसी चीज़ें, तो यू कैन परचेज दैट इंडिविजुअल टेस्ट एज वेल। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। इथियोपिया से GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं ये। तो इथियोपिया जो है ये वन ऑफ द कंट्रीज़ है लोकेटेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो रीजन है, जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं, आगे मैप में देखेंगे हम। एंड ये मोस्ट पॉपुलस लैंडलॉक कंट्री है इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो आबादी है इस देश की है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंडलॉक्ड कंट्रीज। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि लैंडलॉक कंट्री क्या है एंड डबली लैंडलॉक कंट्री क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। मोरओवर ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आफ्टर नाइजीरिया। ठीक है जी। एंड जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है वो इस कंट्री के थ्रू पास करता है। कंट्री को 2 प्लेट्स में डिवाइड कर रहा है बेसिकली, एक तो नूबियन प्लेट है, दूसरी है सोमाली प्लेट। ठीक है जी, इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है हमें। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये रिफ्ट, क्योंकि इससे जो एरिया है आपका वो थोड़ा अर्थक्वेक प्रोन हो जाता है, क्योंकि जो प्लेट बाउंड्रीज एज वी नो दे कीप ऑन मूविंग। ओके जी। एंड इथोपियन जो हाईलैंड्स हैं दे आर द लार्जेस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस इन अफ्रीका। तो इथोपियन हाईलैंड्स भी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जो कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है ये अफ्रीका की। एंड सबसे ज़्यादा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं अफ्रीका में जो लोकेटेड हैं वो इथोपिया में ही हैं। एंड एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेक टैना, जो कि लोकेटेड है इथोपिया में। ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है ब्लू नाइल रिवर का, जो कि 80% वाटर सप्लाई करता है, जो ओरिजिनल जो हमारा फुल फ्लेज नाइल रिवर है। तो बेसिकली 2 ट्रिब्यूटरीज हैं नाइल रिवर की, एक ब्लू नाइल है, दूसरी वाइट नाइल है। तो जो ब्लू नाइल है वो इथियोपिया से ओरिजिनेट करती है एंड 80% जो वाटर है नाइल रिवर का वो ये कंट्रीब्यूट करती है। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि जो वाइट नाइल रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है मैप, दिस इज़ इथियोपिया एंड इसके 6 कंट्रीज़ जो हैं वो नेबर्स हैं, सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया एंड कीनिया। ठीक है जी। एंड कीनिया भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फ़्लाइट का आपने डिज़ास्टर सुना होगा, द फ्लाइट वाज लीविंग फ्रॉम इथियोपिया एडिस अबाबा, जो कि इस कंट्री की कैपिटल है, टू नायरोबी जो कि कीनिया का कैपिटल है। तो इसलिए कीनिया के अराउंड भी थोड़ा एरिया देख लेते हैं। तो एक सोमालिया इसका नेबर है, इथियोपिया तो है ही, साउथ सूडान भी नेबर है, युगांडा, तंजानिया एंड फाइनली यहाँ पर है इंडियन ओशन। ठीक है जी। एंड एक इम्पॉर्टेंट जो लेक विक्टोरिया है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा आप गूगल कर लीजिएगा। एक आपको इस मैप से जो चीज़ क्लियर हो रही है कि जो 3 कंट्रीज़ हैं युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया, वो सब इस लेक को नेबर करते हैं, उनकी टेरिटरीज दे आर पार्ट ऑफ दिस लेक। ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसी सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर मैप हमने देखा होगा थोड़ी चीज़ें क्लियर रहती हैं, अदरवाइज वी गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एंड सॉरी, ये जो एरिया है दिस इज़ कॉल्ड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो सोमालिया इसका पार्ट है, इथियोपिया है, जिबूती है एंड इरिट्रिया है। तो ये 4 कंट्रीज़ बनाती हैं हमारा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डे लाइट सेविंग टाइम के बारे में, जिसको इंट्रोड्यूस करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जाती है वो जाती है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। एंड उस टाइम पर वो एक ब्यूरोक्रेट थे। तो बेसिकली उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि जो बहुत ज़्यादा टाइम है जब सूरज निकला होता है, लेकिन उस टाइम पर क्योंकि जो क्लॉक्स हैं वो कुछ इस तरह से सेट हैं कि आप उस टाइम पर ऑफिस नहीं जा सकते। तो उन्होंने कुछ ऐसे ये फिनोमेना इंट्रोड्यूस करवाने की ट्राई की, जिससे क्या हुआ कि जो लोग हैं वो अपनी क्लॉक्स को अपने स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे कर लेते हैं जब स्प्रिंग सीज़न आता है। तो ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, अगर जब वैसे आपके स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 7 बजे हैं
तो आपकी घड़ी लेकिन 8 दिखा रही होगी, एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपका सनलाइट है उसको जुडिशियसली यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली फॉर द लाइटिंग पर्पसेस, क्योंकि इससे एनर्जी वेस्टिंग कम होगी, आपको दिन में लाइटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली इससे हमें थोड़ा फ़ायदा होगा इलेक्ट्रिसिटी को स्पेशली। ठीक है जी। तो बाय मूविंग क्लॉक्स फॉरवर्ड पीपल को टेक एडवांटेज ऑफ द एक्स्ट्रा इवनिंग डे लाइट रादर देन वेस्टिंग एनर्जी ऑन लाइटिंग। एंड 40% के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करती हैं जो डे लाइट सेविंग टाइम है, बट इंडिया इज़ नॉट वन ऑफ देम। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था DST का जो कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादा डे लाइट का मतलब था कि आप जो आर्टिफिशियल लाइटिंग है उसको कम यूज़ करेंगे। बट अब मॉडर्न सोसाइटी में क्या है कि हमारी जो अप्लाइंसेस हैं वो ऑल डे लॉन्ग चलती रहती हैं, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी सेव्ड इज़ वेरी नेग्लिजिबल। तो अब ये कुछ प्रोपोनेंट इसके कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा रिडंडेंट है। एंड जो बिगेस्ट इसका डिसएडवांटेज या कॉन है वो क्या है कि ये आपके जो सर्केडियन रिदम है या बॉडी क्लॉक है उसको डिसरप्ट करता है। तो अकॉर्डिंगली कुछ इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ भी इसके साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि सर्केडियन रिदम जो है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसके ऊपर एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एंड जो डे लाइट सेविंग टाइम है इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 25%। तो ये कहना है USA टुडे का। तो कुछ इस तरह का वो आर्गुमेंट आगे रख रहे हैं कि जब भी जो डे लाइट सेविंग टाइम के टाइम पर चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं तो वहाँ पर हार्ट अटैक के रिस्क 25% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू when while a return to original times lowers the risk by 21%। तो ये कुछ इसके कॉन्स हैं डे लाइट सेविंग टाइम के, डिसएडवांटेजेस हैं इसकी। ठीक है जी, आगे। एंड एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि अगर सपोजिटली जो भी आपका स्टैंडर्ड टाइम है उससे आप अपनी घड़ी 1 घंटा आगे कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट वाइस वर्सा कि आप 1 घंटा पीछे नहीं कर रहे, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरे थोड़ी नोटिस में आई चीज़, तो आई थॉट यू शुड नो दिस। ठीक है जी। तो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड ऑर्डिनरी बिल है जो, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर मैं आपको थोड़ा और पीछे लेकर इसके जो बेसिक फंडामेंटल बताऊं तो हमारे पास 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं। एक तो जो बिल्कुल ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही होते हैं एंड उनमें कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, एंड कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिर्फ इसी तरीके से बदले जा सकते हैं, उनमें चेंजेस लाई जा सकते हैं। लेकिन इन बिल्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कैटेगराइज नहीं करते, ऑल्दो कुछ चेंजेस आ रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट दे आर नॉट कैटेगराइज्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। दूसरे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 368 के अंडर, उनको अमेंड करने का प्रोसीजर बताया हुआ है। तो इसलिए इन बिल्स के केस में आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। एंड जो तीसरी कैटेगरी है उनमें वो भी आर्टिकल 368 के अंडर ही हैं, एंड उनमें भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, प्लस आपको सिंपल मेजॉरिटी से जो स्टेट्स हैं उनसे भी रेटिफाई करवाना पड़ता है फ्रॉम 50% ऑफ द स्टेट्स। तो ये ओवरऑल एक एजेंडा है। एंड ऑर्डिनरी बिल किस कॉन्टेक्स्ट में बनते हैं, जो भी हमारे जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं ऑर्डिनरी बिल उनके ऊपर जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है उस केस में आते हैं। ठीक है जी, कमिंग बैक, तो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो यही डिफरेंस है कि ऑर्डिनरी बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हम स्पेशल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट से पास करते हैं। दूसरी बात जो क्या है, इनका पूरा प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल 368 में लेड डाउन है, लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल है उनका इस तरह का कोई ऐसे फिक्स्ड कोई आर्टिकल नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं या उनको हम चेंजेस उनमें अमेंडमेंट्स करते हैं। ठीक है जी। मोर ओवर, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में दोनों हाउसेस की सहमति नहीं बन रही तो उस केस में कोई जॉइंट सिटिंग की प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ऑर्डिनरी बिल के केस में अगर दोनों हाउसेस में कोई ऐसी सहमति नहीं बन रही तो देन द प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग। ठीक है जी। एंड इससे एक और चीज़ क्या पता चल रही है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम पर जो बोथ हाउसेस दे हैव इक्वल जो आई शुड से इन्फ्लुएंस या इक्वल पावर है उनके पास। मोर ओवर, जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी गई थी कि जो प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं भेज सकते। तो अगर आपके पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास कर दिया तो प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट टू दैट। अब दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं कि ये जो बिल है ये दोनों हाउसेस में ओरिजिनेट हो सकता है, आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस बिल को। ऐसा नहीं है जैसे मनी बिल के केस में होता है कि वो सिर्फ
जो लोकसभा है उसमें ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वहीं से लाया जा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एज वेल एज जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है, ये दोनों किसी भी हाउस में लाए जा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि बोथ कैन बी ईदर पब्लिक और प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो यूजुअली जो मनी बिल होता है, यूजुअली क्या जो मनी बिल है इनफैक्ट वो सिर्फ गवर्नमेंट ही लेकर आ सकती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है एंड जो ऑर्डिनरी बिल है, ये दोनों को या तो पब्लिक मेंबर यानी कि जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं हमारे वो, या फिर जो प्राइवेट मेंबर हैं यानी जिनके पास मिनिस्टरशिप नहीं है, तो वो सभी मेंबर लेकर आ सकते हैं इन दोनों में से कोई भी बिल। एंड बोथ हाउसेस हैव इक्वल पावर्स इन बोथ द केसेस। तो अब जो ट्वीक है वो क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है एंड ऑर्डिनरी बिल है, अब दोनों हाउसेस में सिमिलर ही पावर है, जैसे कि हमने देखा कि इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग एल्स। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता है कि इक्वल पावर्स हैं इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी। लेकिन जो फाइनल एंड है उसमें थोड़ा फ़र्क कैसे है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में क्योंकि कोई जॉइंट सिटिंग की प्रोविज़न नहीं है, इसलिए दोनों हाउसेस दे आर इक्वली वैलिड या उनके दोनों के आर्गूमेंट इक्वली स्टैंड करते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी बिल के केस में क्योंकि जॉइंट सिटिंग की प्रोविज़न है, तो होता क्या है कि यूजुअली जो लोअर हाउस है हमारा लोकसभा है, इट इन अ वे विंस द गेम, क्योंकि उनके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। एंड अगर आपके लोअर हाउस ने बिल पास कर रखा है तो ये काफ़ी एविडेंट होता है कि आपकी जो जॉइंट सिटिंग होगी उसमें भी लोकसभा की मर्जी ही चलेगी। तो इसलिए फाइनल एंड अगर हम देखें तो इक्वल पावर्स नहीं है दोनों हाउसेस के पास, लेकिन इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों हाउसेस में इक्वल पावर्स हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एज वेल एज ऑर्डिनरी बिल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 10 फर्स्ट्स बताए हुए हैं जो 17th लोकसभा पोल में हम विटनेस करेंगे। सबसे पहले तो 100% पेपर वेरीफाइड जो ऑडिट ट्रायल है ऑफ वोट्स कास्ट वो देखा जाएगा। तो सभी सीट्स के ऊपर या सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये चीज़ अप्लाई होगी, जो वीवीपैट हम बोलते हैं जिसको। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस लोकसभा पोल्स में जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको अपने इनकम डिटेल्स देने हैं फॉर द पास्ट 5 ईयर्स अपने पोल एफिडेविट में, अपार्ट फ्रॉम डिक्लेयरिंग देयर ऑफशोर असेट्स। तो जो आपके फॉरेन कंट्रीज़ में असेट्स हैं वो भी बताने हैं, एंड जो आपकी इनकम डिटेल्स हैं वो भी देनी है पिछले 5 सालों की। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट फैसिलिटी दी गई है जो सर्विस वोटर्स हैं उनको, तो ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज पार्टीज रिक्वायर्ड टू एडवर्टाइज क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स इन मीडिया। तो पार्टीज़ को ये भी बताना है जो भी क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स हैं उनके, जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उनके कैंडिडेट्स के ऊपर, दे नीड टू टेल इट टू द पीपल। उसके बाद जो 1 पोलिंग स्टेशन इज़ इन एवरी असेंबली सेगमेंट मेंट एक्सक्लूसिवली बाय विमेन। तो दिस इज़ अगेन एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो एक हर असेंबली सीट में एक जो हर असेंबली सेगमेंट में जो एक पोलिंग स्टेशन होगा उसको एक्सक्लूसिवली विमेन ही चलाएंगी। एंड जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है इस इलेक्शन में सी विजिल मोबाइल ऐप नाम की एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई है, एंड्रॉयड ऐप है ये। तो आप जो भी कोई इंडिविजुअल चाहे कोई उसको अगर दिख रही है अवमानना हो रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो वो एक सिंपल वीडियो शूट करके भेज सकते हैं टू द इलेक्शन कमीशन। इसके बाद है फोटो वोटर स्लिप नॉट टू बी एक्सेप्टेड एज अ सोल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ वोटर एट पोलिंग स्टेशन। तो आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाकर दिखा सकते हैं, आपको अपनी वेरिफिकेशन वोट डालने के लिए एक साथ में प्रूफ, यानी आपका चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, तो वो सब एक फ़ोटो वोटर स्लिप की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो काम करेगा इस बात से। पहले ये चीज़ नहीं होती थी, जो इलेक्शन कमीशन आपको स्लिप्स देता था उन्हीं को ले जाना पड़ता था पोलिंग के टाइम पर। एंड ऑल ईवीएम्स टू सपोर्ट फोटो बैलेट लेबल्स। तो अब सिंबल एंड कैंडिडेट नेम के साथ साथ जो फोटो बैलेट है वो उनके लेबल्स भी ईवीएम पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। एंड सेकंड लास्ट हमारे पास है सोशल मीडिया फर्म्स टू कॉपरेट विद इलेक्शन कमीशन टू ट्रैक कैंपेन्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये भी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सब के लिए ये ज़रूरी कर दिया है कि कोई भी इस तरीके की जो कैंपेनिंग है वो उनके प्लेटफॉर्म पर नहीं चलाई जाएगी। कुछ उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन को वो आंसरेबल होंगे। एंड जो जीपीएस ट्रैकिंग है सभी ईवीएम मशीन्स की ये होगी अलॉन्ग विद द फ्लाइंग स्क्वाड्स, तो ताकि जो ईवीएम्स के साथ कोई छेड़छाड़ के केस हमारे सामने ना आए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बाय बाय।